एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इवन लॉन्ग क्वेश्चन इस पर कई बार आ चुका है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर ऑफ एमओए। आपको पता ही है हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चैप्टर कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक आज हमारा है वो ये कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाना इजी रहे। जो हमारा एमओए होता है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें 6 क्लॉजेस होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सी मतलब क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। अब हम 1 बाय 1 इन क्लॉजेस को पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें ये होगा कि इन सभी क्लॉजेस के नेम्स कैसे याद किए जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लॉजेस के नाम याद हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप वो ट्रिक सीख सके। तो अब हम बात करते हैं पहले नेम क्लॉज की। क्लॉजेस बेसिकली होता क्या है? क्लॉजेस का मतलब कुछ शर्तें, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं ना कि आपको इन कंडीशंस में पैसा नहीं मिलेगा या इन कंडीशंस में आपको पैसा मिल जाएगा। तो वैसे ही मेमोरेंडम में भी जो चीजें मेंशन की जाती हैं उन चीजों के लिए कुछ शर्तें हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि क्या होती हैं ये शर्तें और क्या होते हैं ये क्लॉजेस। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। जैसे एक छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद उसके नाम को रजिस्टर्ड करवाया जाता है ताकि उसको एक अलग पहचान मिले, वैसे ही कंपनी को बनाने के लिए हमें कंपनी का एक नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। उसे ही हम कहते हैं नेम क्लॉज। इसमें कुछ शर्तें हैं, यानी कि नाम सोचते समय, जो कंपनी का आप नाम सोच रहे हैं उसको सोचते समय, उसको डिसाइड करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो बातें हम डिस्कस करेंगे। कंपनी को एक अलग नाम देना जरूरी क्यों है? ताकि आपकी कंपनी की मार्केट में एक अलग पहचान बन सके। नेम आपकी कंपनी को एक आइडेंटिटी देता है, वो लोगों को ये इन्फॉर्म करवाता है कि भाई इस नाम की कंपनी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नाम सोचते समय हमें ध्यान में रखनी है? तो फर्स्ट पॉइंट है must not be undesirable in opinion of central government। यानी कि जो भी नाम आप अपनी कंपनी का सोचने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नाम सही नहीं लग रहा। जैसे कि अगर आपकी कंपनी का नाम किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से मिल रहा है, बिल्कुल सेम है या मिलता जुलता सा नाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपकी कंपनी के नेम के अंदर आपने कोऑपरेटिव वर्ड यूज कर लिया है, वो भी कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा। तो जो भी नाम आप रख रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप एक ही नाम की 2 कंपनीज कर रहे हैं, जैसे सपोज टाटा कंपनी ऑलरेडी है, मैं भी एक कंपनी खोलना चाहती हूँ, मैं भी अपनी कंपनी का नाम टाटा रख देती हूँ, तो इससे कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किस पर्सन की टाटा कंपनी से सामान लेना है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमेशा कंपनी के नेम्स अलग होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। सेकंड, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट 1950। हमारा जो एम्बुलेंस एंड नेम्स एक्ट है वो एक्ट ये बताता है कि जो भी नाम आप अपनी कंपनी का रखने जा रहे हैं उस नाम के अंदर एम्परर, एम्प्रेस, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, नेशनल, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। या फिर किसी भी कंट्री के नेशनल लीडर का नाम इस्तेमाल नहीं करना, नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपनी कंपनी के नेम में नहीं रखने, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड।
हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं, कुछ भी नाम रखिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना जरूरी है। लिमिटेड वर्ड रखा जाता है पब्लिक कंपनी में, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप वर्ड रखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम हमारे शेयर होल्डर्स को या मार्केट में लोगों को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। देखिए अभी हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि आपको नेम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रखना जरूरी है, बट कुछ ऐसे स्पेशल बिजनेस हैं जिसके अंदर अगर आप कंपनी का नाम सोच रहे हैं तो उसमें प्राइवेट वर्ड या लिमिटेड वर्ड आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, यानी आप लिमिटेड वर्ड उसमें से हटा सकते हैं। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे ये कुछ स्पेशल बिजनेस हैं। अगर आप इन चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके नेम के लिए आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना नेसेसिटी नहीं है। अब हमारा नेम क्लॉज तो हो गया, यानी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना है। अब इसके बाद सेकंड क्या होता है, सिचुएशन या रजिस्टर्ड क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज क्या है, ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी कहाँ निश्चित है, कहां पर बनी हुई है, उसकी लोकेलिटी कहाँ है। जैसे कि अगर आप सपोज करते हैं एक कंपनी बना रहे हैं जो कि मुंबई में है, मुंबई में आप उसको रजिस्टर करा रहे हैं, उसका हेड ऑफिस वहां बना रहे हैं, तो उस कंपनी की स्टेट जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, महाराष्ट्र, और कंपनी जो है वो एक इंडियन कंपनी मानी जाएगी। सिचुएशन क्लॉज में हम बताते हैं कि कंपनी का नेम, एड्रेस क्या है, कौन सी सिटी में वो बिलोंग कर रही है, बन रही है, कौन से इंडियन मतलब नेशनैलिटी उसकी क्या है, और उसके बेस पर ही कंपनी का डोमिसाइल डिसाइड होता है। डोमिसाइल मतलब कि वो कहां पर बिलोंग कर रही है। अब अगर मैं एक ऐसी कंपनी खोल रही हूँ जिसका हेड ऑफिस मैं बनाती हूँ अमेरिका में और उसको रजिस्टर्ड भी मैं अमेरिका की किसी सिटी में करवाती हूँ, तो उसकी नेशनैलिटी फिर इंडियन नहीं रहेगी, वो फॉरेनर कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात आपको कि जो भी कंपनी आप बना रहे हैं उसका मेन हेड ऑफिस जहां सिचुएट होगा, जहां पर आप बना रहे होंगे, उसकी नेशनैलिटी वहीं की हो जाएगी और वो उसी स्टेट को बिलोंग करने लगेगा। अब अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक आपकी कंपनी का एड्रेस, आपकी कंपनी का फैक्स, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, ये सारी चीजें आपको अपने कंपनी के मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि आपकी कंपनी कहाँ सिचुएट है, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। अगर आप ये चीजें बताना भूल गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, विदिन 30 days ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर, यानी आप इन चीजों की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं 30 दिनों के अंदर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब जिस डेट पर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और जिस डेट पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन दोनों डेट्स में से जो डेट पहले आ जाएगी उस डेट तक आप अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख सकते हैं। जो डेट पहले आ जाएगी का मतलब, सपोज करते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 27 Feb और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 28 जुलाई सपोज, तो दोनों में से कौन पहले आएगा, फैब। तो फैब आने से पहले पहले आपको अपना जो भी इंफॉर्मेशन है सिचुएशन क्लॉज का वो मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डेट ऑफ कमेंसमेंट इनकॉर्पोरेशन ये सब क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और आई होप आपने वो देखी होगी। इनकेस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है हमारे, ये 6 के 6 क्लॉजेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये क्लॉज क्या है, ये बताता है कि कंपनी जो बनाई जा रही है उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या मकसद है। कोई भी कंपनी जब बनाई जाती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स एमओए में लिखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी के राइट्स क्या है। और जो भी कोई बाहर का पर्सन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज को रीड करता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से उसको पता चल जाता है कि भाई कंपनी ये काम कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर अगर कंपनी कोई भी काम कर रही है तो कंपनी का काम अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब इलीगल,
ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। सपोज करते कंपनी ने 4 ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए, ठीक है, और लोगों ने उसके बेस पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं किसी और काम को भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो काम इलीगल माना जाएगा, क्योंकि आपके एमओए में वो लिखा नहीं है, तो आप वो काम भी नहीं कर सकते। जो जो एमओए में लिखा है आप बस वहीं तक सीमित रहेंगे, उसके बाहर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बताता है कि कंपनी में काम करने वाले जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है। लायबिलिटी तो शायद आप सभी को मालूम होगा, मालूम है ना? यस, वेरी गुड। और अगर किसी को नहीं भी पता तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं किस लिए हूं यहां पर। लायबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज करते हैं हमें किसी पर्सन का कुछ उधार चुकाना है, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को किसी एक स्टेट सिटी से दूसरी सिटी जाना है, मेरे पास एक्टिवा नहीं है, मैंने पड़ोसी से एक्टिवा मांग ली, 3 दिन तक मैंने उसको खूब चलाया, लेकिन 3 दिन बाद मैं उसको वापस करने जा रही हूँ, उसकी जो चीज मैंने ली है वो मैं अपने पास नहीं रख सकती, है ना, मुझे वो कभी ना कभी तो वापस करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, मतलब कितना कितना पैसा उन्हें कंपनी को देना है। हमारे पास लायबिलिटी जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। जो कुछ मेन है वो मैं बता देती हूं। सपोज करते फर्स्ट है लायबिलिटी बाय शेयर्स। लायबिलिटी बाय शेयर्स का मतलब कि एक इंसान ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं वो सिर्फ उतने ही रुपए के लिए लायबल रहेगा। यानी कि फ्यूचर में कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है, तो हम शेयर होल्डर से सिर्फ उतना ही पैसा मंगवा सकते हैं जितने के लिए उसने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, उससे ज्यादा का पैसा हम उससे नहीं मंगवा सकते। जैसे सपोज करते हैं उसने 2 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, इन 2 लाख रुपयों के लिए उसने क्या किया, 20,000 शेयर्स खरीदे थे, 10 रुपए ईच, ठीक है। अब 10 रुपए तक ही उसकी लायबिलिटी है, यानी वो सिर्फ 2 लाख रुपए ही कंपनी को रिफंड करेगा, इससे ज्यादा पैसे वो नहीं देगा। अब सपोज करते हैं कि उस इंसान ने 8 रुपए तक की पेमेंट कर रखी है, ठीक है, 10 रुपए तक के शेयर्स खरीदे थे, 8 तक की पेमेंट की हुई है, तो अब हम फ्यूचर में अगर लिक्विडेट हो रहे हैं तो उससे सिर्फ 2 रुपए ही मंगवा सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा वो नहीं देगा, ठीक है जी। अब हो सकता है कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के माइंड में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि मैम अगर किसी ने 10 का शेयर खरीदा है और पूरी की पूरी 10 की पेमेंट कर चुका है, तो लिक्विडेशन के टाइम पर वो कितनी की पेमेंट करेगा? तो आंसर 0, वो कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसने 20,000 के शेयर्स खरीदे थे, 10 रुपए की पेमेंट वो फुल कर चुका है, यानी वो कंपनी को पूरे 2 लाख दे चुका। जब वो ऑलरेडी 2 लाख दे चुका है तो अब लिक्विडेशन के टाइम वो और पैसा नहीं देगा, ठीक है, बात समझ आई। दूसरा आता है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि अगर किसी शेयर होल्डर ने गारंटी दी है कि भैया कंपनी को लॉस हो या कुछ भी हो तो मैं तुम्हें कम से कम इतना पैसा तो जरूर दूंगा, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें इतना पैसा जरूर दूंगा, तो उसे बोला जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। इससे हमें फिर कोई मतलब नहीं है कि उसने शेयर्स कितने के खरीदे। सपोज शेयर्स उसने 2 लाख के खरीदे हैं, ठीक है, मगर गारंटी वो दे रहा है 5 लाख की, तो यानी कि कंपनी को जब भी लॉस होगा तो हम उससे 5 लाख रुपए पूरा मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी दी थी पेमेंट करने की। तो ये हो गया लायबिलिटी क्लॉज। अब हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें एक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी से अनलिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट की जा सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि हम जितना चाहे पैसा उनसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? फर्स्ट, इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड। अगर कभी भी कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कम हो जाएं तो ऑटोमेटिकली जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड बन जाती है। जैसे कि आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। अगर इससे भी कम हो जाए नंबर ऑफ मेंबर तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर MOA। यानी अगर आपके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी अथॉरिटी है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप अपने MOA में चेंजेस कर सकते हो,
तो आप कभी भी लायबिलिटी को अनलिमिटेड में कन्वर्जन कर सकते हो। थर्ड, इफ कंपनी विलफुली एक्टेड इन अ मैनर टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, यानी अगर कंपनी जानबूझ के अपने क्रेडिटर्स के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करती है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन सभी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है तो उनको उसकी पेनल्टी पड़ेगी। ये हुआ हमारा लायबिलिटी क्लॉज। अब हम बात करेंगे कैपिटल क्लॉज की। कैपिटल क्लॉज वो क्लॉज है जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रख सकती है। सभी को पता है कि कंपनी बनाने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है और सारा मनी हम अपना नहीं लगा सकते बिजनेस में, कुछ पैसा हमें बाहर वालों से भी मंगवाना पड़ता है। तो हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा कितना लिया गया है, शेयर्स का वैल्यू कितनी है, मींस 10 रुपए है, 5 रुपए का शेयर है, 20 का है, कितने का है, ये सारी चीजें इस क्लॉज में मेंशन कर दी जाती है। नेक्स्ट, एसोसिएशन क्लॉज। ये एक बहुत सिंपल सा क्लॉज है। यहां पर क्या होगा, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया वो सभी लोग जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी सब्सक्राइबर्स साइन करते हैं एमओए में। वो ये बताते हैं कि हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमने कंपनी की पॉलिसीज पढ़ी है, हम कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। एसोसिएशन मीन्स जुड़ जाना, ठीक है। तो जो जो लोग यहाँ साइन करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक तो यही खत्म होता है। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगी, तो अब हम वो ट्रिक देख लेते हैं। नासा तो सभी ने सुना है ना। तो नासा में से आपको क्या करना है, NASA होता है ना नासा, आप ए को भूल जाइए, सिर्फ NAS याद रखिए और उसके बाद LOC यानी बॉर्डर, जो हमारा LOC बॉर्डर है, बस ये नास और LOC ये याद रखिए। यहीं से आपके क्लॉजेस बन गए, जैसे कि नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। है ना कितना इजी, नास LOC, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो आपको सारे क्लॉजेस के नेम याद हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।